रसोई में बैठकर चावल छांटती उर्मिला लगातार अपनी किस्मत को कोस रही थी। ना जाने कब मुझे इस गृहस्थी से छुटकारा मिलेगा। सोचा था 4 बेटे हैं, उनका ब्याह करूंगी तो बहुओं के हाथ का बना खाऊंगी, लेकिन यहाँ तो एक भी बेटे की शादी नहीं हो रही। गांव में इनकी उम्र के सभी लड़कों की शादी हो गई, लेकिन ये चारों हैं कि अभी तक कुंवारे भटक रहे हैं। दरअसल उर्मिला का परिवार काफी गरीब था। वो कच्चे मकान में अपने 4 बेटों के साथ रहती थी, जहां कुछ टूटे फूटे बर्तन और थोड़ा सा सामान और एक पलंग था। उर्मिला को अपने बेटों की शादी की चिंता लगातार सताई जा रही थी। वो मंदिर के पंडित जी के पास जाती है। राम राम पंडित जी, मेरे बेटों के लिए कहीं कोई बात बनी क्या? क्या बताऊं उर्मिला बहन, जो भी रिश्ता मिलता है वो आपके घर और गरीबी के बारे में सुनकर ही ना कर देता है। अब लेकिन धीरज रखो, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा मैं बताने आऊंगा। कुछ दिनों बाद पंडित चारों बेटों का रिश्ता लेकर वहां आता है। फिर दोनों परिवार मिलकर आपस में रिश्ता पक्का कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद उर्मिला की चारों बहुएं पायल, टीना, रजनी, साक्षी बहू बनकर उस घर में आ जाती हैं। लेकिन अपने ससुराल की हालात देखकर तो वो हैरान ही रह जाती हैं। हे भगवान, ये कैसा ससुराल मिला है जहाँ इतना सा सामान है और बिस्तर के नाम पर केवल एक पलंग। यहाँ तो ना तो ढंग का फर्नीचर है और ना ही कोई सुख सुविधा। वही तो, इस एक पलंग पर हम चारों बहनों को कितनी जगह मिल पाएगी? इसमें सोना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुओं, ये पलंग मैं अपने दहेज में लाई थी। मेरे पिताजी ने अपने सामने खड़े होकर एक बढ़ई से बनवाया था। उस टाइम की लकड़ी देखो तो कितनी मजबूत है। अब मिलजुल कर इस्तेमाल कर लो, तुम लोगों का काम चल जाएगा। लेकिन सास ने जो सोचा था यहाँ तो उससे उल्टा ही हो रहा था। सास की बात को दरकिनार करते हुए पायल झट से पलंग पर अपना तकिया रख देती है और रौब जमाते हुए कहती है, चलो चलो, अब तुम तीनों जल्दी से कोना पकड़ लो, क्योंकि पलंग तो मेरा है। हा, तू जैसे कि कोई बड़ी प्रधानमंत्री है। पायल की बच्ची, जो तुझे पलंग पर सोना है, तू फैल कर उस पूरे पलंग पर सोएगी और हम नीचे जमीन पर। चल चल, मुझे भी इस पलंग में जगह दे। अच्छा, तुम दोनों आराम से पसर जाओगी इस पलंग पर, और हम दोनों का क्या? हम किस खेत की मूली हैं? हमें भी इसी पलंग पर जगह दो। फिर जैसे तैसे लड़ झगड़ कर चारों बहुएं पलंग पर फेविकोल की तरह चिपक कर सो जाती हैं। अरे ओ रजनी, मेरे अंदर घुसने का इरादा है क्या? सुहागरात पति के साथ मनाई जाती है, देवरानी जेठानी के साथ नहीं, समझी? चल उधर खिसक, दूर हो थोड़ा। बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही। तो मैं क्या करूं, नीचे गिर जाऊं क्या? देख नहीं रही यहां बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसी तरह वो चारों लड़ते झगड़ते रात काट देती हैं, जबकि उसकी सास और चारों बेटे जमीन पर सो रहे होते हैं। लेकिन उनके शोरगुल से उन्हें भी ठीक से नींद नहीं आती। फिर अगली सुबह चारों नहा धोकर खाना बनाती हैं और घर के काम निपटाकर दिन में फिर पलंग पर सोने के लिए लड़ने लगती हैं। ये देखो इस मोटी रजनी को, कैसे पसर कर सो गई पलंग पर। चलो उधर रो, मुझे भी लेटने दो। मोटी किसको बोली तू? अब तो मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगी, समझी? उनकी बुड़बुड़ाहट सुनकर उनकी सास वहां पर आ जाती है और उनसे बोलती है, ओफो, क्या है ये सब? कल से इस पलंग के लिए तुम चारों ने हल्ला मचा कर रखा है। अरे इतनी सारी जगह है, नीचे चटाई बिछाकर कुछ बहुएं उस पर सो जाओ। अरे अब थोड़ा तो समझौता करना सीखो, ब्याह हो गया है अब तुम्हारा। हम क्यों सोए माँ जी, हम तो इस पलंग पर ही सोएंगे। ओफो, जैसे ये पलंग नहीं हो गया, जी का जंजाल हो गया। चारों बहुओं में से कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं थी और उस एक पलंग के लिए वो सभी लड़ती रहती थी। मगर बेटे के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनके लिए नया पलंग लाते। माँ, हम चारों भाई जो भी कमा रहे थे उससे बड़ी मुश्किल से हमारा खाने का गुजारा हो रहा है। अब हम इनके लिए नया पलंग कैसे लाएं? मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन ये बहुएं हैं कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। रोज रोज पलंग को लेकर कलेश करती रहती हैं। माँ, मैं तो इन कलेशों से तंग आ चुका हूँ। चैन से नींद भी नहीं ले सकते इस घर में। अब हर वक्त अशांति रहती है यहाँ। अब तो हमें कुछ करना होगा माँ। इनके झगड़े से हम सब दुखी हो गए। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे कुछ महीने और बीत जाते हैं। वो चारों जैसे तैसे उस पलंग पर थोड़ी थोड़ी जगह में सोने के लिए तैयार थी, लेकिन जमीन पर सोने के लिए कोई भी नहीं। कुछ दिनों बाद सर्दियों का मौसम शुरू होने लगा। बूढ़ी उर्मिला अभी भी जमीन पर ही सोती थी, जिस कारण उसे ठंड लगने लगती है और वो कांपते हुए अपनी बहुओं से कहती है, बहुओं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम मुझे पलंग पर थोड़ी जगह दे सकती हो? जगह है ही कहाँ माँ जी, हम खुद तो बड़ी मुश्किल से सो रही हैं, आपको कहाँ घुसाए यहाँ? हाँ माँ जी, और आपको जमीन पर सोने की आदत है, आप तो जमीन पर ही सो जाइए। अब माँ जी हमें बहुत तेज नींद आ रही है, अब हमें चैन से सोने दो और खुद भी जाकर जमीन पर सो जाओ।
चारों बहुएं उसे पलंग पर सोने से मना कर देती हैं। अपनी माँ की बिगड़ती हालत देख उसके बेटों को उसकी चिंता सताती है। अगले दिन तक उसकी हालत थोड़ी और खराब होने लगती है। उधर चारों बहुएं आपस में खुसुर फुसुर करती हैं। जब हमारे पतियों की इतनी हैसियत नहीं कि एक पलंग ले आए, तो फिर हम क्यों उस बुढ़िया को इस पर सोने दें? इन माँ बेटों को तो आदत हो गई है जमीन पर सोने की, तो अब सोते रहे। मुझे तो लगता है माँ जी ये सब ड्रामे कर रही है पलंग पर सोने के लिए। लेकिन अब उर्मिला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। उसका शरीर बुखार से तपने लगा। भैया, हमें जल्दी से माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अगर इन चारों की वजह से मेरी माँ को कुछ हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अगर माँ की जगह तुम लोगों की सगी माँ होती, तब भी तुम ऐसा ही करती क्या? है? हमारी माँ ने अपना पलंग तुम चारों को दे दिया, और एक तुम हो जो बीमारी की हालत में भी उनके साथ ऐसा कर रही हो। उनकी बातें सुनकर चारों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उर्मिला के बेटे उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और उसके लिए दवाई ले आए। लेकिन इन सबसे चारों बहुओं को सबक मिला। हमने अपनी पतियों की मजबूरी को नहीं समझा और माँ जी के साथ गलत किया। हाँ, अब हम चारों को कोई ना कोई काम करना होगा ताकि हम माँ जी के लिए नया पलंग ला सके। अब चारों बहुएं मिलकर लोगों के घरों में काम करने लगी और थोड़े पैसे जोड़कर अपनी सास के लिए एक नया पलंग लेकर आती हैं। माँ जी, ये पलंग आपके लिए। आपने हमारे आते ही हमें अपना पलंग दे दिया और हमसे कभी कोई शिकायत नहीं की। ये देख अब उर्मिला बहुत खुश हुई। सच में बहुओं, तुम चारों ने तो मेरा दिल जीत लिया। तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अपनी पत्नियों की मेहनत देख अब उन चारों भाइयों में भी हिम्मत आ गई। भाइयों, जो काम हम नहीं कर पाए, हमारी बीवियों ने कर दिखाया। इन्होंने हमारी माँ के बारे में इतना सोचा, तो अब हमें भी इनके बारे में कुछ अच्छा सोचना चाहिए। आप ठीक कहते हो भैया, हमें भी अपने थोड़े बचाए हुए पैसों से नया पलंग लाना चाहिए। जगह की कमी तो है नहीं अपने घर में। बिल्कुल ठीक कहा भाई। अब चारों भाई भी मिलकर एक पलंग ले आए। अब घर में 3 पलंग हो गए, जिससे अब सब आराम से उस पर सो सकते थे। अब किसी को भी ठंड में जमीन पर नहीं सोना पड़ता, जिससे ना तो वो बीमार होते और ना ही उन्हें ठंड लगती। अब उनके बीच के सारे कलेश भी खत्म हो गए और अब वो सभी खुशी खुशी आराम से पलंग पर सोते। और चारों बेटे और बहुओं की कमाई से अब उनकी गरीबी भी धीरे धीरे दूर होने लगी। सुबह के 6 बजे होते हैं कि तभी नीतू अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। अरे क्या होगा, आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। अरे चलो उठ भी जाओ ना, अभी सभी घर वाले सो रहे हैं, उनके उठने से पहले हम जल्दी से कराते हैं। अरे क्या कराते हैं? तुम्हें जो करना है अकेले कराओ, लेकिन मुझे अभी सोने दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जल्दी से चलो, नहीं तो सारा दिन लाइन में ही खड़े रह जाओगे। अरे जबरदस्ती है क्या? जब आ ही नहीं रही तो जाकर करूँगा क्या? अब तुम निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो। ओहो, अगर इनके चक्कर में रही तो मैं भी पेट पकड़कर ही बैठी रह जाऊंगी। इसके बाद नीतू पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भागकर बाथरूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों जेठानियां और छोटी देवरानी पहले से ही बाथरूम के बाहर खड़ी होती हैं। अरे यार, लेट हो गई, लगता है और जल्दी उठना चाहिए था। नीतू को देखकर उसकी देवरानी कहती है, आओ दीदी जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ। पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉयलेट में है कौन? और कौन होगा मम्मी जी के सिवा? निधि जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे मम्मी जी, आप कहीं सो तो नहीं गई? जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ लाइन लगी पड़ी है। निधि ये कही रही होती है कि तभी शीला, उनकी सास, टॉयलेट से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही मंझली बहू नीतू पेट पकड़कर पीछे से भागते हुए आती है और लाइन तोड़कर टॉयलेट में घुस जाती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर बाकी सब हैरान रह जाती है। तभी सबसे बड़ी बहू राखी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे ओ नीतू की बच्ची, जल्दी से बाहर निकल, मेरा नंबर था, तू कहाँ से बीच में घुस गई? निकल निकल ना। अरे क्यों दरवाजा पीट रही है? उसको तोड़कर ही मानेगी क्या? और अब वो अंदर गई है तो पेट की गंदगी निकाल कर ही बाहर निकलेगी। और जब मैं अंदर थी तब भी तुम में से कोई दरवाजा पीट रहा था। तुम सब जानती हो ना, बुजुर्ग लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाया कीजिए। आपकी कब्ज के चक्कर में तो हम लोगों के पेट के बुलबुले उठने लग पड़ते हैं। ये सब बातें छोड़ो मम्मी जी, अब ये बताओ कि कब तक हम ऐसे ही एक टॉयलेट में जाते रहेंगे? उम्र भर ऐसे ही जाना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि शुक्र मनाओ तुम लोगों को एक टॉयलेट तो नसीब हुआ। हम तो अपने गांव में खुले में शौचालय जाते थे, और खुले में जो जाने का मजा है, ओए होए 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 होए। इतना कहते ही शीला चुप हो जाती है। पर मम्मी जी, आपकी इतनी सारी बहुएं हैं, आपको 2 टॉयलेट तो बनवाने ही चाहिए ना। आई बड़ी 2 टॉयलेट वाली, ये घर है, कोई तेरे बाप का होटल नहीं जो 2-2 टॉयलेट चाहिए तुम्हें। मम्मी जी, पर जैसे यहाँ लाइन लगी है ना, ये किसी के घर का टॉयलेट नहीं बल्कि किसी चौल का सुलभ शौचालय मालूम होता है।
हाँ, बस इसका ये एक सुख है कि हमें धोने के लिए बाल्टी और मग्गा लेकर नहीं आना पड़ता। निधि बोल ही रही थी कि तभी वहां खड़ी राखी जोर से बदबूदार गैस छोड़ती है। उसकी बदबू से वहां खड़े सभी अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं। उसके ऐसा करते ही शीला कहती है, हाय मोरी मैया, ना जाने क्या ठूसा था इस कमबख्त ने रात में जो इतनी गंदी बदबू निकाली है। मम्मी जी, जिस घर में 4 बहुओं का एक टॉयलेट होगा वहां तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। फिर राखी दोबारा से दरवाजा पीटते हुए कहती है, जल्दी से बाहर निकल मेरी माँ, अब तो बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ। ये कहकर राखी फिर से दरवाजा पीटने लगती है। शीला देवी की जॉइंट फैमिली थी जिसमें उसकी 4 बहुएं थीं और 4 बेटे थे और उन सबके लिए केवल एक ही टॉयलेट था। सारा घर एक ही टॉयलेट यूज करता था। वैसे कहने को तो उस घर में 2 टॉयलेट थे, लेकिन दूसरे टॉयलेट की सीट टूट रखी थी और फ्लश पूरी तरह खराब था, जिस वजह से कोई उसे यूज नहीं करता था। बेचारी सारी बहुओं का आधा दिन तो टॉयलेट में अपनी बारी आने के इंतजार में ही गुजर जाता, और ऊपर से अगर गलती से कोई मेहमान घर पर आ जाए तब तो समझो हो गई छुट्टी। ऐसे ही एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। तभी नीतू दरवाजा खोलती है। मैडम, रश्मि जी का पार्सल आया है। रुको, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। रश्मि, अरे ओ रश्मि, जल्दी आ, देख तेरा पार्सल आया है। आई दीदी। जी लीजिए। पार्सल देकर कुरियर बॉय वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुककर उन दोनों से कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? लेकिन क्यों? क्यों मतलब, ये तो नेचर कॉल है, कभी भी आ सकती है, और इस वक्त मेरे लिए जाना बहुत अर्जेंट है। दीदी, अभी कोई होगा तो नहीं ना टॉयलेट में? मैं क्या जानू रश्मि, लेकिन अब अगर इसे जोर की लगी है तो कर भी क्या सकते हैं। ले जाओ इसे। रश्मि इसको टॉयलेट की तरफ लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही कुरियर बॉय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो अंदर से बंद होता है। इतने में अंदर से आवाज आती है, अब कौन है बे, कम से कम यहाँ तो चैन से बैठने दो। सुबह जाने नहीं देते, दिन में भी परेशान करके रखा है। अब तो जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं होता मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे दीदी धीरे बोलो, अगर गलती से किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? सुनने दो, अगर कोई सुनता है तो कम से कम औरों को भी तो पता चले कि कैसी जालिम सास है हमारी, जो 4-4 बहुओं के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट रखा हुआ है। इसके बाद रश्मि उस आदमी से कहती है, जी माफ कीजिएगा लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। कोई बात नहीं जी, मुझे इनके जितनी इमरजेंसी भी नहीं है। ये कहकर वो आदमी क्रॉस लेग करके खड़ा हो जाता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब निधि बाहर नहीं आती तो वो आदमी जल्दी में वहाँ से निकलने लगता है कि तभी रश्मि पीछे से आवाज देते हुए कहती है, अरे रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप वो काम पूरा करके ही जाइए। नहीं करना मुझे कोई टॉयलेट, अगर मैं ऐसे ही वेट करता रहा तो मेरी पैंट यहीं गीली हो जाएगी। इससे तो अच्छा होगा मैं बस स्टैंड पर बने सुलभ शौचालय में चला जाऊं। ये कहकर वो आदमी वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। रश्मि अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीतते चले गए, लेकिन टॉयलेट की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। एक शाम जब शीला घूमने गई होती है तभी चारों बहुएं बैठकर रोज की इस परेशानी का हल ढूंढने के विषय में चर्चा करती हैं। हे भगवान, अब क्या दिन आ गए, हमारी जो सास की चुगलियां छोड़कर टॉयलेट के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं हम। सब हमारी सासू माँ का किया धरा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये सोचो कि कैसे हम अपनी सास को दूसरा टॉयलेट भी ठीक करने के लिए मनाएं। ऐसे तो मानने से रही, हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम में से एक का पेट खराब कर दिया जाए, जिससे सारा दिन उसका टॉयलेट में ही बीते। फिर जब मम्मी जी को टॉयलेट यूज करने नहीं मिलेगा तभी उन्हें दूसरे टॉयलेट की अहमियत समझ में आएगी। वो तो ठीक है, पर किसका पेट खराब करे? तू अपना कर ले, मैं तेरे लिए जमाल गोटा लाई देती हूँ। वाह जी वाह, ये क्या बात हुई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अगर मुझे टॉयलेट में जगह ना मिली तो मेरा तो हो जाएगा ना वही काम तमाम। ऐसा करो, आपका आइडिया है, आप पर ही आजमा कर देखते हैं इसे। ना बाबा ना, ओहो, हम सब क्यों अपना पेट खराब करें? जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है उन्हीं का खराब करते हैं। अभी तो सास होने का फायदा उठाकर वो हमसे पहले टॉयलेट चली जाती हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। यही। उसी शाम अपने प्लान के अनुसार वो चारों अपनी सास के खाने में जमाल गोटा मिला देती है। कुछ देर में शीला के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो भागते हुए टॉयलेट की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी रश्मि झट से टॉयलेट में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। शीला दरवाजा पीटते हुए चिल्लाकर कहती है, अरे करमचली, तुझे सुबह से टाइम ना लगा जो मेरे जाने पर ही घुसना था तुझे, जल्दी निकल बाहर। कुछ देर में रश्मि बाहर आती है, तभी शीला झट से अंदर जाकर फ्रेश होती है और पसीना पोंछते हुए बाहर आती है। लेकिन अभी वो अपने कमरे की ओर जा ही रही होती है कि तभी उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है और वो वापस टॉयलेट जाने लगती है।
लेकिन तभी निधि टॉयलेट जा रही होती है कि शीला उसको कहती है, अरे ओ कहाँ चली, मुझे बड़ी जोर की आई है, जरा भी देर हुई तो तुझे ही साफ करना पड़ जाएगा। मुझे भी जोरों की लगी है मम्मी जी, आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं यूं गई और यूं आई। ये कहकर वो टॉयलेट चली जाती है। अरे जल्दी निकल जा, निकल मेरी माँ। कुछ देर में राखी भी वहां आ जाती है और वो शीला से पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, आपका पेट खराब है क्या? हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है, पेट में जोरों की गुड़गुड़ाहट हो रही है, लेकिन ये मर्जानी कब से टॉयलेट पर कब्जा करके बैठी हुई है। अब पता चला मम्मी जी, अगर दूसरा टॉयलेट होता तो क्या आपको इतनी परेशानी होती? इसीलिए कहते हैं इतनी बड़ी फैमिली में 2 टॉयलेट होना बहुत जरूरी है। घर में कमरे भले ही कम हो, लेकिन टॉयलेट तो 2-3 होने ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो बहू, अगर कभी किसी का मेरी तरह पेट खराब हो गया तो उसका तो खड़े खड़े ही रायता फैल जाएगा। अब मुझे समझ आ गया, अब मैं कल ही दूसरा टॉयलेट ठीक करवाऊंगी। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है। तभी चारों बहुएं आपस में ताली देते हुए कहती हैं, अपना मिशन कामयाब हुआ।